हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीएमए इंटर डायरेक्ट टैक्स के स्टडी मटेरियल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज। ठीक है, आपको पता है फिल इन द ब्लैंक्स का वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं और एमसीक्यूज के वीडियो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बुक में आंसर जरूर दे रखे हैं क्वेश्चंस के, ठीक है, पर उनका लॉजिक क्या है ये चीज समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उन क्वेश्चंस को याद कर पाएंगे। अदरवाइज वो क्वेश्चन आप याद नहीं कर पाएंगे, सिर्फ रट पाएंगे। तो रटना तो हमको वैसे भी नहीं है, हमें क्वेश्चन को समझना है। तो इसके लिए मैं आज आपको उन सारे क्वेश्चन का लॉजिक बताऊंगा, ठीक है, और उनके सही आंसर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइनेंशियल ईयर 1920 शैल बी कंसिडर एज। 1920 प्रीवियस ईयर को इनमें से क्या माना जाएगा? ठीक है, असेसमेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर 1819। हाँ, क्योंकि असेसमेंट ईयर किसी भी प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट ईयर को कहते हैं। तो 1819 के नेक्स्ट ईयर 1920 है, तो हाँ ये 1819 के लिए 1920 का काम करेगा। नेक्स्ट लिखा है प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1920 असेसमेंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर 1819 होगा, तो ए ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन की बात करते हैं, 1819 के लिए 1920 असेसमेंट ईयर है, हाँ बिल्कुल है, और 2021 के लिए ये प्रीवियस ईयर है, वो भी है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। दैट मीन्स कि 1920 इज assessment year for 1819 and previous year for 2021। 2021 के लिए ये प्रीवियस ईयर का काम करेगा और 1819 के लिए ये असेसमेंट ईयर का काम करेगा, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ लेविंग टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम यूनियन लिस्ट कंटेन एंट्री। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स लगाने का पावर गवर्नमेंट के पास कौन सी लिस्ट में और कौन सी एंट्री में है। आप जानते हैं 3 लिस्ट बनाई गई है, ठीक है, 3 लिस्ट बनाई गई है। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 246 ऑफ 7th शेड्यूल में, आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बनाई गई है, जिसमें यूनियन लिस्ट है, दूसरी लिस्ट स्टेट लिस्ट है, और तीसरी जो लिस्ट है दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे टैक्स लगाने का पावर यूनियन लिस्ट में है और वो भी एंट्री नंबर 82 में है, ठीक है, जबकि एग्रीकल्चर इनकम पे पावर जो दे रखा है वो स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 46 में दे रखा है। तो यही हमसे पूछा गया है कि इनकम टैक्स लगाने का पावर और वो भी अदर देन एग्रीकल्चर कहाँ है, तो दैट इज इन एंट्री नंबर 82। 82 में इनकम टैक्स लगाने का पावर है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। फॉलोइंग इज नॉट ए हेड ऑफ इनकम। देखिए सेक्शन 14 कहता है हमारा कि 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, जिसमें सैलरी है, एचपी है, बीएनपी है, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज। तो कौन सा हेड ऑफ इनकम नहीं है ये पूछा है हमसे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड है, बिल्कुल है, सैलरी भी हेड है, इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल सिक्योरिटी ये कोई हेड नहीं है, ये तो अदर सोर्स का एक हिस्सा है, अदर सोर्स की एक इनकम है, ठीक है। नन ऑफ दी अब होगा नहीं क्योंकि हमारा राइट आंसर पहले ही आ चुका है, तो इसलिए सी राइट आंसर होगा। इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल सिक्योरिटी इज नॉट ए हेड ऑफ इनकम, इट्स ए सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इफ टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन इज 2,67,888.34 इट शैल बी राउंडेड। देखिए सेक्शन 288 ए बताया हुआ है मैंने आपको कि टोटल इनकम को 10 रुपए में राउंड ऑफ करते हैं, मतलब 5 या उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट 10 में, और 5 से कम है तो प्रीवियस 10 में राउंड ऑफ कर देते हैं इनकम को अंडर सेक्शन 288 ए। यहाँ पे 888 888.34 है, इसका मतलब ये 890 में राउंड ऑफ होंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 267,890।
इट विल बी 267,890। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनकम टैक्स इज ए टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स। ऐसे क्वेश्चन में तो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग होती है इनकम टैक्स की, वहीं पे हम पढ़ चुके होते हैं कि इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो डिफरेंस तो हम वहीं पढ़ चुके हैं। ओके चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मिस्टर एक्स पार्टनर ऑफ मेसर्स एक्स वाई जेड इज असेजेबल। मिस्टर एक्स जो है वो पार्टनर है एक्स वाई जेड का, वो असेसेबल कैसे होगा? देखिए आप किसी फर्म के पार्टनर हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप है तो इंडिविजुअल, ठीक है। तो आपका जो पर्सनल असेसमेंट, जो खुद का असेसमेंट होगा वो एज ए इंडिविजुअल होगा, और फर्म का जो असेसमेंट होगा वो एज ए फर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स का पूछा है जो कि एक इंडिविजुअल है, इसलिए उनका जो असेसमेंट होगा वो एज एन इंडिविजुअल होगा, ठीक है। फर्म अलग है, पार्टनर अलग। ओके चलिए आगे चलते हैं। ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज सेड टू बी रेजिडेंट। एचयूएफ को रेजिडेंट कब कहेंगे? तो देखिए एचयूएफ को रेजिडेंट हम दो सिचुएशन में कहते हैं। पहला, जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया हो, और दूसरा उसका जो करता है वो दो एडिशनल कंडीशन को पूरा करे, 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहना और 10 साल में 2 बार रेजिडेंट होना। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और अगर बेसिक कंडीशन पूरी होती है तो रेजिडेंट हो जाएगा, फिर चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे नॉन ऑर्डिनरी, एचयूएफ का स्टेटस रेजिडेंट हो जाएगा। हमसे रेजिडेंट ही पूछा गया है, ये तो पूछा नहीं ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी, इसलिए हमें सिर्फ पहली कंडीशन देखनी है। तो देखिए क्या कह रहा है, द फैमिली हैज ए हाउस, कोई मतलब नहीं है इससे। द मेंबर ऑफ एचयूएफ इज इन इंडिया, इससे भी कोई मतलब नहीं है, मेंबर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर होली और पार्टली इन इंडिया, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब सी हमारा आंसर हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सिर्फ बेसिक कंडीशन देखनी है, क्योंकि सिर्फ रेजिडेंट के लिए पूछा है, ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी के लिए नहीं पूछा है। ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। एक इंडिविजुअल को इंडिया में रेजिडेंट कब कहा जाएगा? तो बेसिक कंडीशन ही पूछे यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी तो बोला नहीं। बेसिक कंडीशन में दो ऑल्टरनेट होते हैं, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, एक तो ये है, और एक 60 डेज और मोर प्लस 365 डेज, ठीक है। इन दोनों को साथ में देखना होता है। देखते हैं क्या कंडीशन लिखी हुई है। पहला लिखा है ही हैज ए हाउस इन इंडिया, कोई मतलब नहीं है। दूसरा बोल रहा है ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, यस बी करेक्ट आंसर है। और आगे के भी पढ़ लेते हैं। ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 30 डेज, नहीं यहीं पे गलत हो गया, 30 डेज का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। और ही पेरेंट्स इन इंडियन सिटीजन, उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी। हमारी बेसिक कंडीशन है he is in India in the previous year for a period of 182 days or more. ओके चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद। क्वेश्चन नंबर 9, एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये ध्यान रखना किस पर्पज से जाता है, ये जरूर इंपॉर्टेंट होता है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। इज सेड टू बी रेजिडेंट इफ, इंडिया में घर है कोई मतलब नहीं है। ही इज इन इंडिया फॉर ए प्रीवियस ईयर, ये तो होगी, ये कंडीशन तो होती है। ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 days or more during the previous year and 365 days or more in 4 previous year preceding to previous year, ये भी ठीक है और ये गलत है। पर यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये वाली कंडीशन 3 लोगों के लिए नहीं होती। मैंने आपको इसके 3 एक्सेप्शंस लिखाए हुए हैं। पहला वो जब कोई एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर जाता है। दूसरा वो जब कोई इंडियन सिटीजन, जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओरिजिन का पर्सन, इंडिया में घूमने आता है। और एक वो जो क्रू मेंबरशिप पे काम करता है।
उनके लिए ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एन इंडिविजुअल बीइंग ए फॉरेन नेशनल, कहाँ का बंदा है, फॉरेनर है, ठीक है, कम टू इंडिया फर्स्ट टाइम, ये बात ध्यान रखना पहली बार आया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पहले की कोई हिस्ट्री नहीं है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 ऑन 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को वो 200 दिन के लिए आया। देखो एक यहाँ पे ये ट्रिक है, आपका दिमाग किस पे जाता है, 200 दिन पे, पर हमें 200 दिन से थोड़ी मतलब है, हमें तो प्रीवियस ईयर 1920 से मतलब है, और प्रीवियस ईयर 1920 तो 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगा। वो बंदा आया 1 जनवरी 2020 को, तो इसका मतलब हमारे लिए तो इतने डेज ही रिलेवेंट है, पूरे 200 डेज से हमें मतलब नहीं है। तो 31 दिन जनवरी के, ठीक है, और 29 फेब के, ठीक है, और 31 मार्च के, तो टोटल वो इंडिया में प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा, 91 डेज, ये इसकी पोजीशन है। अब आप देखो 91 डेज वो इंडिया में रहा, पहले की कोई हिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब पिछले 7 साल में 730 दिन नहीं रहा, 10 साल में 2 बार रेजिडेंट नहीं रहा, सिर्फ इस साल रहा। 182 डेज की कंडीशन फुलफिल होती नहीं है, और 60 दिन वाला ऑप्शन लेते हैं तो पिछले 4 साल में 365 दिन फिर से फुलफिल नहीं होते। तो आप समझो कि यहाँ पे 2 बातें पूरी करनी पड़ती है, प्रीवियस ईयर में 60 दिन और 4 साल में 365 दिन, ठीक है, तो ये तो पूरा हो जाएगा, पर ये पूरा नहीं होगा, तो इसलिए इट बिकम्स नॉन रेजिडेंट। क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। बोलिए, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो मेरे मोबाइल नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, ये आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। अदरवाइज आप मैसेज करके छोड़ दें, रिप्लाई आपके पास डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा लेट हो सकता है पर रिप्लाई डेफिनेटली आ जाएगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग इनकम ऑफ ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज टैक्सेबल इंडिया, मतलब टैक्सेबल कौन सी है वो देखना है। बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट बैंक बिल्कुल टैक्सेबल है, बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका, देखो मैं आपको एक सीधा सिंपल तरीका बता दूं भैया, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए इंडिया में हर इनकम टैक्सेबल है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लिखो ऑल ऑफ होगा, क्योंकि जब मैं आपको बेसिक चैप्टर पढ़ाता हूँ रेजिडेंशियल वाला, तो मैं ये कहता हूँ ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो टैक्स देना ही है, चाहे वो इंडिया में कमाए चाहे इंडिया से बाहर कमाए। ओके, तो ऑल ऑफ अबो ही होगा, इसमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एन एग्रीकल्चर इनकम, कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। डिविडेंड पेड बाय ए कंपनी आउट ऑफ इट्स एग्रीकल्चर इनकम, ये पॉइंट देखो मैंने कल भी बताया था, कंपनी किस चीज से कमाती है डजंट मैटर, अगर हमें डिविडेंड मिला है तो उसका रूप डिविडेंड का ही होगा, कंपनी की इनकम के अकॉर्डिंग डिविडेंड का रूप नहीं बदलता है, तो ये तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, ये हो सकता है, पहले आगे के ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन और मिल जाए हमें। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर बाय एसएससी फ्रॉम ए टैंक इन इट्स एग्रीकल्चर लैंड, देखो एग्रीकल्चर लैंड पे टैंक बना रखा है और उससे पानी सप्लाई करते हैं, तो इससे वो कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो जाती, पानी सप्लाई करना तो अलग एक्टिविटी है, तो ये तो नहीं होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उससे भी कोई मतलब नहीं है, भाई मैंने किसी को पैसे ब्याज पे दिए, इंटरेस्ट पे दिए, वो मुझे इंटरेस्ट की जगह आके कहता है कि साहब आप मुझसे गेहूं ले लो, चावल ले लो, तो मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम थोड़ी ना है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेटा बी। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म इंगेज इन द एग्रीकल्चर ऑपरेशन, देखिए फर्म एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही है और उससे पार्टनर को जो हिस्सा मिल रहा है तो उसी रूप में मिलेगा जिसमें फर्म कमा रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 पे 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम रिसीव्ड बाय एन एसएससी आर एग्जम्प्ट,
एग्जाम का मतलब टैक्स फ्री, ठीक है। अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कौन सी इनकम टैक्स फ्री है? एग्रीकल्चर इनकम, यस टैक्स फ्री है। सैलरी ऑफ ए पार्टनर फॉर फर्म, नो इट्स नॉट टैक्स फ्री, ठीक है, ये टैक्सेबल है। सैलरी रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ ए सिप क्रू, ये भी टैक्सेबल है, ठीक है। तो कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट है? ए है, सिर्फ एक ही इनकम है एग्रीकल्चर इनकम। सैलरी तो कोई भी एग्जाम नहीं होती, पार्टनरशिप फॉर्म से जो प्रॉफिट शेयर मिलता है वो जरूर एग्जाम्प्ट होता है, बाकी सैलरी कहीं पे भी एग्जाम नहीं होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। ओके, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्टेड इनकम। एक बार बता दीजिए यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, हाँ एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड बट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम फॉर द रेट पर्पज, यस बिल्कुल ठीक है। टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल एट फ्लैट रेट नहीं है, इसका मतलब आंसर यहाँ पे होगा बेटा बी। क्यों? वैसे तो इनकम एग्जम्प्ट होती है, पर टैक्स निकालने के पर्पज में हम इसको काम में लेते हैं। आपको याद है मैंने आपको बताया था, स्टेप बताए थे 4, 1 2 3 4 कि पहले आप एग्रीकल्चर इनकम को मिला के टैक्स निकालेंगे, उसके बाद में आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में एग्रीकल्चर इनकम मिला के टैक्स निकालेंगे, उसके बाद उसमें से उसको लेस करेंगे तो वो आपका फिर टैक्स पेबल निकल के आएगा। इस तरीके से मैंने आपको वहाँ पे स्टेप बताए हुए हैं। तो रेट पर्पज के लिए कंसीडर किया जाता है, वैसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, इन केस ऑफ असेसी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, देखो किस चीज में है, टी, इज एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी? इन केस ऑफ असेसी इंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टी, बताओ क्या होगा, बोलो क्या होगा आपके हिसाब से? अब हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट की पता है? हमने जैसे ही पढ़ा ना टी, हम सीधे भागते हैं कि हाँ सर मैंने पढ़ा हुआ है 60% एग्रीकल्चर 40% नॉन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे तो हमसे पूछा गया एग्रीकल्चर कितना है तो 60% आंसर होगा, हम ये भागते हैं। पर अगर भागोगे तो गलती हो जाएगी, पेशेंस से काम लो और एकदम ध्यान से देखो पूछ क्या रहा है। उन्होंने कहा बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, नॉट ग्रोइंग। अगर आप चाय उगाते हैं और फिर उसको प्रोसेस करते हैं तो वो पार्शियलिटी में आती है, और अगर आप सिर्फ बिजनेस ही कर रहे हैं उगा नहीं रहे तो वो टोटल ही बिजनेस इनकम है, उसमें एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं है, 100% बिजनेस है। तो इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो जाएगी? नील हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ओके चलिए आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं रेमुनेशन टू ए पार्टनर ऑफ ए फर्म इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग, देखो इस बार वर्ड यूज क्या किया है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर, दोनों काम, ग्रोइंग भी और मैन्युफैक्चरिंग भी। तो फर्म से अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि फर्म जिस तरीके का कमाती है उसी तरीके का फॉरवर्ड करती है, तो फर्म के लिए भी पार्टली एग्रीकल्चर और बिजनेस है और पार्टनर के लिए भी वो पार्टली एग्रीकल्चर और बिजनेस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 17 पे, फॉलोइंग एक्टिविटी शैल बी कंसीडर एज एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इनमें से कौन सी एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आती है? पहला कह रहा है सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड, नहीं। देखो एक चीज समझो आप, एक होता है प्राइमरी या बेसिक बोल सकते हैं, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी या फिर सब्सिक्वेंट, ठीक है। प्राइमरी का मतलब जैसे आपने किसी चीज को उगाया तो वो प्राइमरी एक्टिविटी, फिर आपने उसको साफ किया पैक किया वो सारी सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ प्राइमरी कर रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर है, अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड मिला के कर रहे हैं तो भी एग्रीकल्चर है, पर अगर आप सिर्फ सेकेंडरी कर रहे हैं तो इट्स नॉट एग्रीकल्चर। समझ गए? तो यहाँ पे बोला है कि पहला बोला सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, तो नहीं ये तो एग्रीकल्चर नहीं है। बेसिक ऑपरेशन यस एग्रीकल्चर है, बेसिक एंड सब्सिक्वेंट दोनों तो ये भी एग्रीकल्चर है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी एंड सी,
बी एंड सी दोनों एग्रीकल्चर इनकम है, सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करना एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। या तो ये करो और या फिर ये दोनों करो, तब तो एग्रीकल्चर में आओगे। सिर्फ सेकंड पार्ट करोगे तो आप एग्रीकल्चर में नहीं आओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी में कौन सी इनकम नहीं आती? पहला, रेम्युनरेशन पेड टू द लेक्चरर ऑफ ए कॉलेज फॉर सेटिंग अप ए क्वेश्चन पेपर बाय ए यूनिवर्सिटी। देखो टीचर कहाँ है? कॉलेज में। पेपर सेट कौन कर रहा है? यूनिवर्सिटी। तो क्या यूनिवर्सिटी और उस प्रोफेसर के बीच में एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? नहीं, तो नहीं है, तो इसलिए ये सैलरी में नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा कह रहा है सैलरी रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशली बताई हुई है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए उनकी सैलरी हेड में नहीं आती, अदर सोर्स में आती है। ठीक है। कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ कंपनी, बिल्कुल सैलरी में आएगी। एम्प्लॉय डायरेक्टर को मिला है तो सैलरी में आएगा। तो इसका मतलब ए एंड बी दोनों ही सैलरी हेड में नहीं आएंगे। हमसे देखो क्या पूछा है, कौन सी इनकम सैलरी हेड में नहीं आएगी, तो उसकी बात करनी है कि कौन सी नहीं आएगी। जो आएगी उसका नहीं पूछा। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, बोथ ए एंड बी अबो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव सैलरी नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब जब आप लीव इनकेसमेंट पढ़ते हैं या अर्न लीव सैलरी पढ़ते हैं तो आप मैक्सिमम कितना लिखते हैं? 3 लाख लिखते हैं ना अपन। 3 पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, 10 मंथ सैलरी, 10 इंटू एवरेज सैलरी, वो वाला। तो मैक्सिमम कितना लिखते हैं? 3 लाख। तो मैक्सिमम अमाउंट, देखो दो बातों पे आपको फोकस करना चाहिए था। एक मैक्सिमम अमाउंट पूछा है और दूसरा नॉन गवर्नमेंट के लिए पूछा है। तो नॉन गवर्नमेंट के लिए मैक्सिमम अमाउंट कितना टैक्स फ्री है? 3 लाख रुपए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सुपर एन्यूएशन फंड ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर सुपर एन्यूएशन फंड में पैसा लगाता है तो क्या होगा? मैंने आपको बताया हुआ 1.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होता है एम्प्लॉय के लिए और बैलेंस टैक्सेबल होता है। देखते हैं क्या पूछा है। इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, नहीं ये तो गलत है। इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय प्रोवाइडेड कंट्रीब्यूशन टू सच फंड एक्सीड 150, यस बिल्कुल ठीक है। इज exempt to the extent of 12% of salary, नहीं ये गलत है। और फुली टैक्सेबल है, ये भी गलत है। 1.5 लाख रुपए तक टैक्सेबल होता, टैक्स फ्री होता है, और उससे ऊपर होता है वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, ध्यान रहे। अब जो बैलेंस पार्ट है, जैसे 180 मिला तो सिर्फ 30,000 टैक्सेबल होंगे, पूरे 180 टैक्सेबल नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ। यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर पैसा लगा रहा है तो क्या होगा? एम्प्लॉयर पैसा लगा रहा है तो क्या होगा? बोलो, एम्प्लॉयर पैसा लगा रहा है यूआरपीएफ में तो क्या होगा? 5 फंड बताए हुए हैं, मैं एक बार आपको यहाँ रिपीट कर दूं कि 5 फंड आपको पढ़ाए हुए हैं। पहला बताया था मैंने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जिसका एसपीएफ कहते हैं, फिर आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुपर एन्यूएशन फंड। ऐसे 5 फंड आपको बताए हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट बताया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ एग्जम्प्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूआरपीएफ का ट्रीटमेंट सालाना कुछ भी नहीं होता है, उसका सारा ट्रीटमेंट कब होता है? मैच्योरिटी पे होता है। जब मैच्योरिटी मिलेगी तब हम उसके 4 पार्ट्स करेंगे, जिसमें एम्प्लॉयर का हिस्सा जो हमें मिला है वो सैलरी हेड में जाएगा, हमारा हिस्सा हमारी इनकम है नहीं, और जो हमारे हिस्से पे ब्याज मिला है वो अदर सोर्स में चला जाएगा, ऐसा आपको बताया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इफ ए डोमेस्टिक सर्वेंट engaged by the employer and salary paid by him the perquisite is। ये पूछ रहा है कि अगर एक एम्प्लॉयर ने, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को एक सर्वेंट प्रोवाइड कर रहा रखा है, एक नौकर दे रखा है, और उसकी सैलरी भी एम्प्लॉयर ही पे करता है, तो ये परक्विजिट टैक्सेबल है क्या उसके लिए? क्या सबके लिए टैक्सेबल है? क्या सबके लिए टैक्स फ्री है? क्या सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है? तो आपको बताया हुआ है कि 3 स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं,
पहला वो जो कंपनी के 20% और मोर शेयर होल्ड करते हो, ठीक है, सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हो कंपनी में। दूसरा वो जो डायरेक्टर है कंपनी में। और तीसरा वो जिनकी मॉनेटरी इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा है। तो यहाँ पे सर्वेंट फैसिलिटी सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही टैक्सेबल होती है। और लॉजिकली आप देखोगे तो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को तो सर्वेंट मिलता भी नहीं है। जिसकी मॉनेटरी इनकम 50,000 से ज्यादा नहीं है उसको सर्वेंट कौन देगा, ठीक है। तो इट्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली, ठीक है। जैसे कुक होता है, कुक भी स्पेसिफाइड के लिए ही होता है। कार कार भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए होती है। तो उन लोगों के लिए ही ये टैक्सेबल है, नॉन स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अभी ऐसा क्वेश्चन एक पढ़ा भी था, तो ऑप्शन बदल दिए। पहला ऑप्शन कह रहा है सैलरी रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। नहीं, ये तो अदर सोर्स में जाएगा, बताया था ना, एमएलए एमपी की सैलरी कहाँ जाती है, अदर सोर्स में। कमीशन रिसीव्ड बाय ए एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये बिल्कुल सैलरी में जाएगी। फैमिली पेंशन अदर सोर्स में जाती है। तो हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, तो आंसर हो जाएगा बी। और अगर पूछते कौन सी नहीं है तो आंसर होता डी, और अभी हमारा आंसर बी है। ओके, चलिए अब देखो वो पूछ लिया, who among the following is a specified employee, कौन है जो कंपनी में डायरेक्टर है, हाँ, जिसकी मॉनेटरी इनकम 15,000 पर मंथ है, हाँ, क्योंकि 15,000 पर मंथ है तो सालाना कितनी होगी 1,80,000 रुपए, जबकि हमें तो 50,000 ही देखनी है, तो स्पेसिफाइड हो जाएगा। ए पर्सन हु इज द ओनर ऑफ इक्विटी शेयर कैरिंग 10%, नो इट्स नॉट 10%, अगर 20% होता तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता। इसका मतलब ए और बी तो सही है, वो तो स्पेसिफाइड की कैटेगरी में है, पर सी स्पेसिफाइड की कैटेगरी में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, बोथ ए एंड बी अबव। ओके, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। Rate of interest accruing to a particular employee by virtue of his employer's contribution to RPF is 12.5%। मतलब एक एम्प्लॉई है और उसको एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, एम्प्लॉई को सॉरी, आरपीएफ में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उस पे 12.5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बताओ टैक्सेबल कितना होगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है, तो जाहिर सी बात है टैक्सेबल कितना होगा 3%। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3%। 9.5%, 9.5% तो एग्जम्प्ट होता है, मिला 12.5 मतलब कमाया 12.5, तो 3% क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। 12.5 माइनस 9.5 इक्वल्स टू 3%। आगे लिखा है स्टेचुटरी लिमिट अंडर सेक्शन 16(2) किसका है, इंटरटेनमेंट अलाउंस का है, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट, ये याद रखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलती है इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, ये बताया हुआ है। सैलरी चैप्टर में 3 डिडक्शन दे रखी है। पहली 16(1) है जिसमें स्टैट्यूटरी डिडक्शन है 50,000 रुपए की, या स्टैंडर्ड डिडक्शन बोल दो 50,000 रुपए की। उसके बाद में 16(2) में इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन है जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। और तीसरी जो है 16(3) में वो है एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स की, ठीक है, जितना पे करो उतनी मिल जाती है। हमसे पूछा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितनी छूट मिलेगी, कितने डिडक्शन मिलेगी, तो हम कहेंगे नील, कुछ नहीं मिलेगा उसको। कुछ क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलती है, प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलती ही नहीं है। ओके, तो आंसर हो जाएगा नील। डन, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है ये भी देख लो। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेजिंग बीइंग स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं आपको बताया हुआ है कि किसी इंप्लॉय को उसके काम के बदले में अगर शेयर इशू किए जाते हैं तो उसे हम स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं, ठीक है। कई जगह इसको ईएसओपी के नाम से भी देते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो हम लेते हैं एफएमवी माइनस ऑफर प्राइस, ऐसे लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि एफएमवी कब की लेंगे, ये हो जाती है वैल्यू ऑफ
प्रति वीक। यहाँ पे मेन मुद्दा आता है कि ये एफएमवी कब की लेते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है, एक वो दिन जब हमको ऑप्शन मिला, एक वो दिन जब हमने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। तो हम लेते हैं ये उस दिन की डेट ऑन विच ऑप्शन एक्सरसाइज। हमें कब ऑप्शन मिला उससे मतलब थोड़ी ना, हमने ऑप्शन को एक्सरसाइज कब किया, हमने ऑप्शन को लिया कब। क्योंकि जाहिर सी बात है तभी तो हमारा फायदा फिक्स हुआ ना, जिस दिन हमने ऑप्शन को लिया। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन सच शेयर ऑफ सच शेयर एज ऑन द डेट व्हेन सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज। बिल्कुल ठीक है। बाय द एम्प्लॉई एंड रिड्यूस बाय द अमाउंट पेड, मतलब ऑफर प्राइस। तो बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में आप देखेंगे ऑप्शन वेस्टेड लिखा हुआ है, जो कि गलत है। और सी का तो सवाल ही नहीं है, स्टैंडर्ड एक्शन है ही नहीं, और ये भी नहीं है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। नेट एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आपको बताया हुआ है दो प्रॉपर्टी, पहले एक प्रॉपर्टी आपके लिए टैक्स फ्री होती थी और अभी लास्ट ईयर से दो प्रॉपर्टी आपके लिए एग्जम्प्ट कर दी गई है, जिनको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर आप दो प्रॉपर्टी खुद के रहने के काम में लेते हैं तो वो आपके लिए टैक्स फ्री होती है, पर उसकी कैलकुलेशन जरूर होती है। और एनएवी ली जाती है नील, आपको बताया हुआ है एनएवी क्या लेते हैं, नील। और इसमें से कम क्या करते हैं हम, इसमें से कम करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन लोन एक पर्टिकुलर लिमिट तक। तो इससे हमारे पास लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी निकल के आता है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो हमसे पूछा गया एनएवी क्या होगी, हम बता देते हैं एनएवी नील होगी। ओके चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। वन आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जम्प्टेड। इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एग्जम्प्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं पूछा कि किस हेड में लगेगा टैक्स, बस ये पूछा है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो टैक्सेबल है, मतलब जो एग्जम्प्ट नहीं है। देखिए जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ें सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि हमसे पूछा क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम यही नहीं पढ़ते पूछा क्या है और बस भागते हैं आंसर देने के लिए, उस केस में गलत ही होगा। बोला गया सबसे पहले ए हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी की तो वैसे सारी इनकम ही टैक्स फ्री होती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर द पर्पज ऑफ ओन बिजनेस ऑफ द टेनेंट। अब देखो टेनेंट उसमें क्या करता है, खुद का बिजनेस करता है या रहता है, उससे हमें क्या मतलब, ये तो टैक्सेबल ही होगा ना। पॉलिटिकल पार्टी की तो सारी इनकम टैक्स फ्री है, ठीक है। टेनेंट को हमने किराए पे दिया, अब वो टेनेंट उसको रहने के काम में लेता है या बिजनेस में, ओन बिजनेस ऑफ टेनेंट, हमें क्या मतलब है। हमारे लिए तो किराया आ रहा है और हमारे लिए तो टैक्सेबल होगा, ठीक है। लोकल अथॉरिटी के लिए टैक्स फ्री होती है, नन ऑफ द, अब वो होगा नहीं आंसर क्योंकि बी टैक्सेबल है। तो फाइनल आंसर इज बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, ठीक है। आज हम टोटल 35 क्वेश्चन करेंगे, ओके। मतलब 100 एमसीक्यू हमारे पास है, तो हम 35 35 एंड 30 ऐसे 3 वीडियो बना देंगे, काम हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं, ए हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। देखो इंडिया के बाहर अगर प्रॉपर्टी है तो इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया हो गई, ये तो आप ध्यान रखें। जैसे ही प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है तो इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया हो गई। अब इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया किसके लिए टैक्सेबल होती है, या तो रेजिडेंट के लिए या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। तो बात करते हैं टैक्सेबल फॉर ऑल, नो। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट, नो। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बिल्कुल ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए तो सारी इनकम टैक्सेबल होती है, तो ये भी होगी, जाहिर सी बात है। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए बिल्कुल टैक्सेबल है। ओके चलिए आगे चलते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। 24A में क्या है, 24A में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है। 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन है और 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन है। कुछ लोग स्टैट्यूटरी डिडक्शन भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बोलते हैं, जो होती है 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी। अब देखिए तीनों ऑप्शन ऐसे हैं 30%, 30%, 30%, पर आपको ये पता होना चाहिए किसका 30%।
तो 30% होगा एनएवी का, जीएवी का नहीं होता है, एक्चुअल रेंट का नहीं होता है, एनएवी का होता है। तो आंसर विल बी ए। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है ये और देख लो। एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। थोड़ा सा रोटेट ज्यादा हो गया। इंटरेस्ट रिलेटिंग टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट क्या होता है, इज अलाउेबल, कैसे अलाउ होता है, 1/5 टिल 5 ईयर फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस साल से आने वाले 5 साल के अंदर अंदर, उस साल को मिलाते हुए 5 साल के अंदर अंदर 1/5 अलाउ होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर इन विच इट वाज इंकर्ड। नहीं, जिस साल इंकर्ड होता है उससे कोई मतलब नहीं है, जिस साल घर बन के रेडी होता है वहां से 5 साल में मिलता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। ईयर इन विच इट वाज इंकर्ड, ये भी गलत है। इन द ईयर इन विच हाउस प्रॉपर्टी वाज कंस्ट्रक्टेड, नहीं, उसमें भी पूरा नहीं मिलता ना, 1/5 मिलता है 5 साल में। तो इसका मतलब सारे ऑप्शन ही गलत है, सारों में ही नहीं मिलता है। तो हम कहेंगे नन ऑफ दी अबव, इनमें से किसी भी ऑप्शन में छूट नहीं मिलती है। जो सही है वो हमने अलग से ऑप्शन बना के लिख दिया है, लॉजिक आप बता दिया है। चलिए तो आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दी अबव। आगे चलते हैं। फॉलोइंग एसएससी कैन कंसीडर ए हाउस प्रॉपर्टी एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर करने की छूट सबको थोड़ी ना है, या तो इंडिविजुअल करेगा क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, और या फिर एचयूएफ करेगा क्योंकि वो एक फैमिली है। कंपनी तो नहीं कर सकती सेल्फ ऑक्यूपाइड, और ना ही फर्म कर सकती है। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ कर सकते हैं। ऑल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऑल अदर देन कंपनी लिखेंगे तो फर्म आ जाएगी तो गलत हो जाएगा, और ऑल अदर देन फर्म लिखेंगे तो कंपनी आ जाएगी तो भी गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ कर सकते हैं एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को क्लेम, बाकी सबके लिए लेट आउट ही रहेगा या डीम टू बी लेट आउट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग हायर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, किसका है 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन का है। वाइल कंप्यूटिंग ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है कि अगर लोन है बिफोर 1 अप्रैल 1999 तो मैक्सिमम जो छूट मिलेगी आपको वो 30,000 की मिलेगी, और ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 है तो आपको मैक्सिमम छूट मिलती है 2 लाख रुपए की। तो आप खुद बताओ कि आपको लोन कब लेना है। द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू टेक लोन कब लेना है, ऑन और आफ्टर 99। तो ऑन और बिफोर गलत है, आंसर हो जाएगा बी, लोन टेकन शुड बी लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। तो आप 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, आखिरी क्वेश्चन आज का है। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग इज। देखिए मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आती है उसके लिए जरूरी है कि आप हाउस प्रॉपर्टी के ओनर। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे लेके फर्दर उसको किराए पे दी है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होगा, उसको सब लेटिंग कहेंगे और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि सब लेटिंग कहाँ जाएगा, तो सब लेटिंग विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ये इनकम कहाँ आएगी, अदर सोर्स में आएगी। ओके बोलिए, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आई होप आपकी कुछ हेल्प हुई होगी और कुछ बातें आपको
समझ में आई होगी एक्स्ट्रा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।